नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्टेबलाइज करने से संबंधित सिचुएशन खराब है, कोई भी चिंगारी आग में भड़क सकती है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, खास करके साउथ एशिया में सिचुएशन को ठीक करना जरूरी है। नेक्स्ट, डीप फेक टेक्नोलॉजी। हाल ही में रेसलर की एक फोटो वायरल हुई जिसे एडिट किया गया था, फिर से ये इशू सुर्खियों में आया है। उसके बाद हिंदू के कुछ आर्टिकल्स को एथिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, मतलब एथिक्स के एग्जाम्पल फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एथिक्स की एक डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज बारी है नॉर्मेटिव एथिक्स की। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब देखो वो मोरल स्टैंडर्ड्स जिसकी बेस पे हम ये पता लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये जो कंडक्ट है वो रॉन्ग है या राइट है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर इमैनुअल कांट के ना डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हैं। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ये कहते हैं कि कुछ एक्शंस ना इनहेरेंट राइट होते हैं, एक्शन चाहे कुछ भी हो। जैसे ऑनेस्टी, अपने आप में अगर आपने ऑनेस्टी बरती है तो ये सही है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। उसके बाद जैसे भगवत गीता का है, निष्काम कर्म, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आप इन थ्योरीज के बेस पे ये पता लगाने की कोशिश करते हो किसी का एक्शन राइट है या रॉन्ग है, तो वो नॉर्मेटिव एथिक्स में आती हैं चीजें। मान लीजिए किसी का पर्स गिरा, आपने उसका लुटा दिया, तो ये एक्शन सही है गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे इमैनुअल कांट की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से ये चीज सही है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। आपके पास, आप बहुत गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने पर्स लुटा दिया, आपने अच्छा काम किया, ये एक्शन अपने आप में सही है, इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले। इसी प्रकार से इसी एक्शन को आप अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से एनालाइज करते हो। भगवत गीता के निष्काम कर्म के हिसाब से भी ये सही है, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से जिसमें बोला जाता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस इंश्योर होनी चाहिए, उसके हिसाब से हो सकता है ये गलत हो। तो इन थ्योरीज के बेस पे हम कोई एक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, सही है या गलत है, वो चीज आती है नॉर्मेटिव एथिक्स में। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीस इस्टैब्लिश करने से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात करें, देखो इंडिया और चाइना आपस में ऑलमोस्ट 3488 किलोमीटर का 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, अलग अलग दावे हैं। इस वजह से युद्ध भी हुआ है दोनों देशों के बीच 1962 में। अभी हाल ही में क्या हुआ, 3 साल पहले 2020 में चाइना काफी सारे पॉइंट्स पर इंडिया की साइड आगे आ गया। जैसे ये बॉर्डर है, चाइना की फोर्सेस 7 पॉइंट्स पे आगे आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे गलवान वैली, दपसांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट। अब देखो 7 पॉइंट्स पे चाइनीज फोर्सेस आगे आई। गलवान वैली में तो बल्कि वायलेंस भी हो गया, जिसमें हमारे 20 के आसपास जवान शहीद हो गए और चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद से तो देखो दोनों देशों की जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की बॉर्डर पे, वो एकदम से इंक्रीज हो गई। 50,000 के आसपास चाइनीज ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं लद्दाख रीजन में, और इतनी ही इंडिया की फोर्सेस भी डिप्लॉयड हैं। बड़े बड़े हथियार एलएसी पर मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स पे तो पार्शियल डिसएंगेजमेंट हो गया है। पार्शियल डिसएंगेजमेंट मतलब दोनों देशों की फोर्सेस थोड़ा पीछे हट गई हैं। जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है उसको नो पेट्रोलिंग जोन इस्टेब्लिश किया है फिलहाल के लिए, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे दपसांग प्लेन्स, वहां पे अभी भी कोई सहमति नहीं बनी है, और दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। आमने सामने मतलब बिल्कुल नजदीक एक दूसरे को देख रही हैं। कभी भी देखो ये जो सिचुएशन है ना, बड़े कन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। न जाने किस पॉइंट पे कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मिसकैलकुलेशन हो जाए, थोड़ी सी चिंगारी भड़के और वो युद्ध में तब्दील हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों देशों में जिंगोइज्म और नेशनलिज्म काफी हावी है। जिंगोइज्म मतलब उग्र राष्ट्रवाद, काफी एक्सट्रीम राष्ट्रवाद है दोनों देशों में। सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल और इनस्टेबल है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर जो सिचुएशन है ना, बहुत कमजोर है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मिलिट्री की असेसमेंट से हम देखें, ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है,
कभी भी ये सिचुएशन जो है एक बड़े कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है। और अगर इंडिया चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है ना, इसकी कीमत ना सिर्फ इंडिया और चाइना को चुकानी पड़ेगी, बल्कि पूरे एशियन रीजन को चुकानी पड़ेगी और पूरे वर्ल्ड को भी चुकानी पड़ सकती है कि क्योंकि दोनों देश हैं, मेजर कंट्रीज हैं, बड़ी इकोनॉमी है। अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो इस कन्फ्लिक्ट का पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट मतलब वर्ल्ड में इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, इंडिया फिर डायरेक्टली यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाएगा पूरी तरह से, बाकी देश भी चाइना से डरने लगेंगे, बल्कि जियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। चाइना से ट्रेड कम हो जाएगा और चाइना की तरफ जो देश हैं उनका इंडिया से ट्रेड कम हो जाएगा। तो हर तरह का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो। इसलिए बॉर्डर पर जो सिचुएशन है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। देखो चाइना की ना 5 फिंगर पॉलिसी है, माओ की थी ये पॉलिसी। माओ का ये मानना था तिब्बत जो है वो राइट हैंड की हथेली है और ये राइट हैंड के 5 फिंगर्स हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल। चाइना इन पे अपना हक मानता है। माओ चाहते थे कि इनको लिबरेट करवाया जाए और इसलिए देखो चाइना अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख से अपना जो क्लेम है वो छोड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से देखो इंडिया भी अपनी सोवरेनिटी के साथ किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना हमारा लैंड हथियाने की कोशिश करे और इंडिया हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, इंडिया चुप कर जाए। ये पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी में तो वैसा ही पॉसिबल नहीं होता। डेमोक्रेसी में जनता का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है सरकार के ऊपर। सरकार ये चीज़ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। देखो ऐसा नहीं है कि एलएसी पर पहले शांति थी, अब सिचुएशन खराब हो गई है। हाँ, वो बात अलग है कि इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ सालों में नहीं देखने को मिली, लेकिन सिचुएशन 1986 में भी काफ़ी खराब हो गई थी। बाद में 1988 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना की यात्रा पर गए थे। वहां से फिर सिचुएशन ठीक होना स्टार्ट हुई। 4 बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुए दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। 1993 का एग्रीमेंट, 1996, 2005, 2013। काफी सालों तक, ऑलमोस्ट 20 सालों तक तो देखो इन एग्रीमेंट्स से शांति रही बॉर्डर पर, लेकिन फिर पीस डिस्टर्ब हो गई। ऐसा क्यों? राइटर कहते हैं देखो इन एग्रीमेंट्स में ना कुछ कमियां थी। सबसे पहली कमी, ये एग्रीमेंट्स मान के चलते हैं कि एलएसी जो है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मोस्टली डिफाइंड है और दोनों देशों के द्वारा सहमति है कि ये एलएसी है। सबसे बड़ी गलती तो इन एग्रीमेंट्स ने यही की कि मान लिया कि एलएसी जो है अब डिफाइंड है, दोनों देश एलएसी को लेके सहमत है कि ये एलएसी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एलएसी अभी तक डिफाइंड है ही नहीं प्रॉपरली। 1993 के एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 ये कहता है जॉइंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि एलएसी रिलेटेड डिस्प्यूट को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रिलेटेड डिस्प्यूट्स को वेरीफाई किया जाए और सेटल डाउन किया जाए। और देखो ये प्रोविजन तो किया गया 1993 के एग्रीमेंट में, लेकिन 19 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। और 19 साल बाद एक वर्किंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ये वर्किंग मैकेनिज्म 2012 में इस्टेब्लिश हुआ। 1 साल में 2 बार मिलता है। क्या इस वर्किंग मैकेनिज्म ने कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किया? ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर। दूसरा पॉइंट, क्या कमी थी इन एग्रीमेंट्स में? देखो सिर्फ 4 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, और बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स जहां पे दोनों देशों के अधिकारी मिल सकते हैं, ऐसे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। 2005 के प्रोटोकॉल में आर्टिकल 5 में यह बोला गया था लिपू लेक में भी एक बीपीएम पॉइंट इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि देखो ये ऐसे पॉइंट्स कम है बॉर्डर पे, तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं हो पाता दोनों देशों के ट्रूप्स का आपस में, ऑफिसर्स का आपस में। अगर किसी पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो उस सूरत में। इसके अलावा 1993 के आर्टिकल 2 में, 96 के आर्टिकल 2 और 3 में यह डिसाइड किया गया था कि दोनों देश अपनी अपनी ट्रूप्स को रिड्यूस करेंगे और फोर्सेस को रीडिप्लॉय करेंगे और कहीं पर। क्या कुछ प्रोग्रेस हुई? आंसर है नो। अभी देखो इंडिया का माइंडसेट ये है कि चाइना की और सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स को सहन नहीं करना है।
चाइना की ये सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स क्या है। देखो चाइना ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है इंडिया चाइना, चाइना की फोर्सेस पहले तो धीरे धीरे इनकर्जन करेंगी, थोड़ा आगे आएंगी, पीछे चली जाएंगी, फिर थोड़ा और आगे आएंगी, फिर धीरे धीरे आगे आगे उन्हें समझ में आ गया ना कि इंडिया की ट्रूप्स ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर लिया जाएगा, परमानेंट डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा, फिर मैप में इस एरिया को अपने अंडर दिखा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चाइना के द्वारा ना धीरे धीरे की जाती हैं। एक ही बार में चाइना सब कुछ कर देगा तो इंडिया को समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो अब इंडिया को वैसे भी समझ में आ गया है ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हैं कि चाइना धीरे धीरे बॉर्डर पे हमारा एरिया कैप्चर करने की कोशिश करता है, एकदम से नहीं करता, धीरे धीरे करता है तो सामने वाला देश कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता। लेकिन एकदम से अब इंडिया को समझ में आ गया है ये टैक्टिक्स अब इंडिया सहन नहीं करेगा। और इंडिया को देखो ये बात भी समझनी होगी कि बॉर्डर पे अब ना डिस्प्यूट, दोनों देशों की फोर्सेस के बीच टकराव आपस में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ना सर्विलियंस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है। पहले क्या होता था, दोनों देशों की ट्रूप्स आमने सामने नहीं आ पाती थी, पेट्रोलिंग करके चली जाती थी। लेकिन अब ऐसे ऐसे सेंसर आ गए हैं, सर्विलियंस करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है, पता लग जाता है, चाइना को पता लग जाता है कि इंडिया की फोर्सेस इस पॉइंट पे आ गई हैं, इंडिया को पता लग जाता है कि चाइनीज ट्रूप्स इस पॉइंट पे आ गए हैं, तो इसलिए दोनों जवाब देने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। ये चक्कर है कि आजकल डिस्प्यूट्स ज़्यादा सामने आने लगे हैं, पहले इतने नहीं होते थे। और दूसरा देखो ये भी बात है ना, ट्रूप्स ज़्यादा डिप्लॉयड हैं बॉर्डर पे, रोड्स अच्छी बन गई हैं, एविएशन एसेट अब दोनों देशों के पास हैं, जैसे ड्रोन इत्यादि, सैटेलाइट इत्यादि, लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। ये भी एक रीज़न है कि टकराव ज़्यादा होने लगा है दोनों देशों की ट्रूप्स के बीच में। बट देखो इस सिचुएशन को ना अंडर कंट्रोल लाना होगा, तो कुछ स्टेप्स राइटर रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ना एलओसी में तब्दील कर दिया जाए। एलओसी मतलब कम से कम ये डिसाइड हो जाए कि ये बॉर्डर है, बेशक डिस्प्यूटेबल है, लेकिन डिसाइड तो हो, कुछ तो डिसाइड हो। अभी तो ना कुछ डिसाइड ही नहीं है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जैसे पूरा चाइना की फोर्सेस भी आती हैं, इंडिया की फोर्सेस भी आती हैं, क्लेम दोनों का है, लेकिन डिसाइड कुछ भी नहीं है। तो पहले कम से कम एक एलओसी डिसाइड हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि हाँ भाई इस साइड के एरिया पे तुम्हारा कंट्रोल है, इस साइड के एरिया पे हमारा कंट्रोल है। अगर ये डिसाइड हो जाएगा ना, तो फिर दोनों देशों की फोर्सेस में जो अर्ज होती है ना कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भी तो हमारा है, वो अर्ज खत्म हो जाएगी। ये देखो मुश्किल है, लेकिन दोनों देश अगर मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें तो एलओसी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, उनको नो एंट्री जोन बना दिया जाए, ना तुम आओ भैया ना हम आएंगे, और अगर आना है दोनों को तो पेट्रोलिंग दोनों करो उस पर्टिकुलर एरिया में, या तो कोई ना करे या फिर दोनों पेट्रोलिंग करें डिस्प्यूटेड एरियाज में, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ले, टाइमिंग डिसाइड कर लें कि हम इतनी बार आएंगे इस डिस्प्यूटेड एरिया में, आप भी इतनी बार आना, हम इस टाइम आएंगे वो भी इस टाइम आए। नेक्स्ट ज्वाइंट पेट्रोलिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी एक्सप्लोर की जा सकती है, इससे ट्रस्ट बढ़ेगा। डिस्प्यूटेड एरियाज में ना दोनों देशों की फोर्सेस मिलकर पेट्रोलिंग करें, ट्रस्ट बढ़ेगा। और देखो अभी जो ट्रस्ट इतना ज़्यादा गिर गया है ना, इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो लानी होगी। कैसे आएंगे? जो ये वर्किंग मैकेनिज्म है कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेशन वाला, इसको ज़्यादा पावर्स दी जाए, मोर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बीपीएम पॉइंट्स जो लिपू लेक में इस्टेब्लिश होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, लास्ट में राइटर सजेशंस बताते हैं। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको आंसर देना है। एग्जामिन द इनएडिक्वेसीज इन द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर मेंटेनिंग पीस अलोंग एलएसी। मतलब अभी के जो एग्रीमेंट्स थे उनमें क्या कमियां हैं, उसको कमियों को आपको एग्जामिन करना है। इसके बाद में क्या मेजर्स लेने चाहिए उन कमियों को एड्रेस करने के लिए, और एलएसी पर फर्दर जो एस्केलेशन हो जाता है उसे प्रिवेंट करने के लिए। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। ये प्री का क्वेश्चन है जो आपको एड्रेस करना है। स्लाइड को पॉज करके ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है साउथ एशिया में क्लाइमेट माइग्रेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो 5 जून था कल, और 50वीं एनिवर्सरी भी थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद से क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, ये सब जो इश्यूज हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में हाईलाइट होते हैं।
लेकिन देखो उस बात को 50 साल पूरे हो गए, आज भी वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन यानी कि 3.5 बिलियन लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर पानी की कमी है, सूखा आता है, बार बार हीट स्ट्रेस देखने को मिलता है, समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे फ्लड, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये देखने को मिलते हैं। ऐसे एरियाज में रहते हैं 3.5 बिलियन लोग। और देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज में ये कहा जाता है समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इन एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड बचाने के लिए। अब राइटर आते हैं साउथ एशिया पर। अभी पूरे वर्ल्ड की बात की लेकिन अब बात की जाएगी सिर्फ साउथ एशिया की। साउथ एशिया में राइटर कहते हैं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब ऐसे रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं साउथ एशिया में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबल हैं और जहाँ से लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे अगर समय रहता ध्यान नहीं दिया गया तो। साउथ एशिया में देखो हिंदुकुश हिमालयन रीजन है, कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, डेल्टिक एंड सेमी एरिड रीजन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश सी में बढ़ते पानी के लेवल से परेशान है, कोस्टल फ्लड से परेशान है। भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल ये परेशान हैं क्योंकि ग्लेशियर्स में बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मालदीव परेशान है क्योंकि देखो वो तो पूरा डूब ही सकता है। उसके बाद सिचुएशन देखो इसलिए भी खराब हो जाती है साउथ एशिया में, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। 2050 तक 216 मिलियन साउथ एशियन जो हैं वो डिस्प्लेस हो सकते हैं क्लाइमेट रीजन्स की वजह से। कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जैसे 2020 में साइक्लोन अम्फान आया जिसकी वजह से 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, 6 लाख लोग बेघर हो गए और 2.6 मिलियन यानी 26 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। पाकिस्तान में फ्लड्स आई थी 2022 में, उसकी वजह से भी ऑलमोस्ट 80 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। ये प्रीवियस एग्जांपल्स हैं। अब देखो लोग जब अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं ना, उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। मान लीजिए कोस्टल एरिया में किसी की अच्छी खासी जॉब चल रही थी लेकिन पानी का लेवल बढ़ गया समुद्र में और उसका कोस्टल एरिया जहाँ पे वो रहता था वो डूब गया, तो उसको अपनी जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा, नई जगह पे जाएगा, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी आएगी, ओवरऑल क्राउडिंग हो जाएगी दूसरी जगहों की। मान लीजिए गाँव से लोग शहरों में जाते हैं तो शहरों की क्राउडिंग हो जाएगी, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। मतलब सोशल कॉस्ट भी इसकी चुकानी पड़ेगी अगर लोग डिस्प्लेस होते हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ेगी। इकोनॉमिक कॉस्ट जैसे कि देखो स्किल्ड लेबर कम हो जाएगी, जिस एरिया को लोग छोड़ के जाएंगे वहाँ से स्किल्ड लेबर चली जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, फॉरेस्ट्री से। और सोशल कॉस्ट जैसे कि देखो बना बनाया नेटवर्क वो टूट जाएगा, लोगों की कम्युनिटी बनी होती है किसी एरिया में लेकिन वो उस एरिया को छोड़ के चले जाएंगे तो वो सोशल नेटवर्क टूट जाएगा, कम्युनिटी टूट जाएगी। नई जगह पर जाने से मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्राइम बढ़ सकता है, सोशल अनरेस्ट, कन्फ्लिक्ट, ये सिचुएशन भी सामने आ सकती है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, माइग्रेशन की वजह से। एक पॉइंट जो पहले भी मैंने आपको बताया, देखो मान लीजिए गांव से लोग शहरों में जाते हैं, शहरों की अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, साफ पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब माइग्रेशन शहरों में इंक्रीज होता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 आते आते साउथ एशिया में 50 मिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजीज होंगे। इसलिए देखो सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने होंगे, रिजिलियंस डेवलप करना होगा। रिजिलियंस मतलब देखो क्लाइमेट चेंज तो अब हो रहा है, ये कड़वी सच्चाई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से निपट सकें, जैसे एडोप्टिंग सैलिनिटी रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी फसलों को अपनाना जो रेसिस्टेंट हो सैलिनिटी के अगेंस्ट, मतलब सैलिनिटी का ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े फसलों पे। जैसे कोस्टल एरियाज में कई बार ना समुद्र का पानी आगे भी आ जाता है, लैंड में नीचे समा जाता है, तो उसकी वजह से फसलों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप्स हम अपनाएंगे तो फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा, कोस्टल एरिया से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो सिचुएशन इतना गंभीर होने के बावजूद पॉलिसी रिस्पॉन्स काफ़ी कमज़ोर है, ना सिर्फ सरकारों की तरफ से बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से भी रिस्पॉन्स काफ़ी कमज़ोर है। ज़्यादातर देश हैं साउथ एशिया में, उनके पास में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ नहीं है, क्लाइमेट
डिस्प्लेसमेंट को एड्रेस करने के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइग्रेशन होता है उसे एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल एड जो है वो भी इतनी नहीं आ रही है ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके। क्लाइमेट फंडिंग के जो टारगेट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कमिटमेंट कर देती है ना कि हम इतना खर्च करेंगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट गोल अचीव करने के लिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं। हमें क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होगा, डिजास्टर के लिए पहले से तैयार रहना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको ना सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं बल्कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम से कम भी कर सकते हैं, यानी मिटिगेट कर सकते हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं सरकारों को और इंटरनेशनल एजेंसीज को सिचुएशन की गंभीरता को समझना होगा, टारगेटेड पॉलिसीज बनानी होगी ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्लान बनाना होगा और इसके साथ साथ देखो ऐसे लोगों के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी सरकार को खोजनी होगी। नेक्स्ट, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम उन्हें प्रोवाइड करना होगा, जैसे इंश्योरेंस संबंधित प्रोग्राम, ताकि ये लोग क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट से निपट सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद प्री का भी देखेंगे। क्लाइमेट माइग्रेशन हैज़ इमर्ज्ड हैज़ ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्लाइमेट माइग्रेशन एक बड़ा चैलेंज इमर्ज होकर आया है जिसपे अर्जेंट अटेंशन और रोबस्ट पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है और मजबूत पॉलिसी रिस्पॉन्स भी चाहिए। इस सिचुएशन की लाइट में आप फैक्टर्स बताइए जो साउथ एशियन रीजन में क्लाइमेट माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब प्री का क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एक सेकंड, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है ना, मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए कितने पेयर सही हैं। तो मैंने भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया। श्रीलंका ग्लेशियल मेल्ट एंड टेम्परेचर राइज, उसके बाद इंडिया सी लेवल राइज एंड कोस्टल फ्लड्स, अफगानिस्तान ड्रोट एंड डेजर्टिफिकेशन। बताइए कितने पेयर सही हैं। आप वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, फिर मैच कर लेना। देखो मैं यहीं पे आंसर दे देता हूं। पहला जो मैच है ना गलत है। श्रीलंका में ग्लेशियल मेल्ट नहीं हो रहा है, वहां पे ग्लेशियर है ही नहीं। नीचे वाले दो सही हैं, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा इसका। और पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी नीचे वाली दोनों गलत हैं। पहले वाली स्टेटमेंट सही है फर्स्ट क्वेश्चन में, नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डीप फेक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो कंटेक्स्ट ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वैसे ही काफी सुर्खियों में है, लेकिन ये इमेज वायरल हुई 28 मई को, जिस दिन नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन होना था ना, तो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ये तस्वीर वायरल हो गई कि जो रेसलर्स हैं वो स्माइल कर रहे हैं। बाद में पता लगा ये जो तस्वीर थी ना ये फेक थी। इसको तो सिंपल बाद में पता लगा एडिट की गई थी, लेकिन डीप फेक तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एडिटिंग से, सिंपल जो फोटोशॉप होता है ना उससे तो कहीं गुना ज्यादा तेज है। असल में ये तस्वीर थी लेकिन एडिटिंग करके ये वायरल कर दी गई, दिखाने की कोशिश की गई कि रेसलर्स तो खुश हैं, बस ड्रामा करने के लिए वहां पर गए थे। तो अब इस आर्टिकल में ना डीप फेक टेक्नोलॉजी के बेसिक्स और इंप्लीकेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक तो देखो आपने डीप फेक की शायद डेफिनेशन सुन ही ली होगी, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं फिर से बताता हूं। डीप फेक में क्या होता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावरफुल टेक्नोलॉजी का, पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है विजुअल और ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ओरिजिनल तस्वीर ये है, लेकिन इसको तस्वीर को ना इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया कि ये जो शख्स हैं वो लगने लगे टॉम क्रूज। ये क्या है, ये डीप फेक है। अब देखो इस शख्स ने मान लीजिए कोई गलत काम किया हो, गलत बोला हो, अगर आवाज भी चेंज कर दी जाए टॉम क्रूज जैसी, जो कि डीप फेक में ही आता है। यहां पे देखिए, ऑडियो या फिर विजुअल कंटेंट को मैनिपुलेट करना इस प्रकार से कि सामने वाले को लगे कि मैनिपुलेट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल लगे। तो मान लीजिए ये जो शख्स है ये कोई गलत काम करता है और टॉम क्रूज की इमेज लगा दी जाती है, तो ऐसा लगेगा कि टॉम क्रूज ने वो गलत काम किया है। एक बार ओबामा की स्पीच काफी ज्यादा वायरल हुई थी,
लेकिन वो मैनिपुलेटेड थी, वो डीप फेक का शिकार थी, उसमें ओबामा कुछ कुछ गलत बोल रहे थे। बाद में पता लगा कि ओबामा ने वो बातें बोली ही नहीं और डीप फेक की सहायता से उनकी आवाज को मैनिपुलेट किया गया है और एक नया ऑडियो कंटेंट जो है वो ऐड किया गया है। समझ गए? अब देखो इश्यूज की बात करते हैं, डीप फेक के साथ इश्यूज क्या हैं। डीप फेक का सहारा लिया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए। मतलब जनता को ना समझ में ही नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, वो फर्क नहीं महसूस कर पाते और प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आएंगे आगे। जैसे देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इमेजेस, उनका फेस लगा दिया जाता है पोर्न मूवीज में और उनकी जो इमेज है खराब हो जाती है। डीप फेक का सहारा लिया जाता है इसके लिए कि पोर्न मूवीज में जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इमेज लगा दी जाती है, उनको कितना मेंटल ट्रामा, मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता होगा, सोच के देखिए। नेक्स्ट है डीप फेक की सहायता से ना आज के समय में फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक एनर्जी कंपनी है जर्मनी की, उस एनर्जी कंपनी की ब्रांच यूके में भी है और यूके की ब्रांच के जो हेड है ना उनको फोन आया जर्मनी की जो मेन ब्रांच है उनके हेड से, और देखो फोन जो आया ना वो इस प्रकार से बात की गई, ऐसा लगा कि वास्तव में जो कंपनी के हेड है ना उनकी तरफ से फोन आया है और यूके की कंपनी के ब्रांच के हेड को बोला गया कि आप कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए सप्लायर को, मैं बोल रहा हूं। तो यूके की जो ब्रांच थी यूके में उसके हेड को लगा कि जैसे हाँ कंपनी के हेड ने ही मुझे फोन किया है, आवाज बिल्कुल सेम और एसेंट भी जर्मनी का। तो मतलब इसके बाद ना उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और कंपनी जो है ना फ्रॉड का शिकार हो गई। इस प्रकार से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना वो भी काफी ज्यादा होने लगे हैं डीप फेक की वजह से। नेक्स्ट आप देखो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन देशों के बीच में दरार डालने का काम कर सकते हैं ये डीप फेक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की कोई स्पीच जो है उसमें ऑडियो कंटेंट को चेंज कर दिया जाए, आवाज प्रधानमंत्री मोदी की ही रहे, तो उस स्पीच का सहारा लिया जा सकता है पाकिस्तान में लोगों की जो ओपिनियन है इंडिया के खिलाफ भड़काने के लिए। बाद में पाकिस्तान कुछ करे तो वो पाकिस्तान की सरकार बोले कि देखो उनके प्रधानमंत्री ने भी ऐसी ऐसी बातें बोली थी। तो मतलब जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस बिगाड़ने में इस्तेमाल हो सकता है। और सिर्फ देखो पड़ोसी देश ही क्यों, किसी भी देश के साथ रिश्ते बिगाड़ने में डीप फेक का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ताइवान है, ताइवान का एग्जांपल दिया जाता है। ताइवान की कैबिनेट ने ना हाल ही में उन अमेंडमेंट्स को अप्रूवल दिया इलेक्शन लॉज में, कहा गया कि जो डीप फेक वाली वीडियोस है ना जो बनाते हैं उनको पनिश किया जाएगा। जैसे देखो कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वीडियो, विजुअल या फिर ऑडियो कंटेंट को चेंज करने के लिए। अगर उस कंटेंट का इलेक्शन आउटकम चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस कंटेंट क्रिएटर को पनिश किया जाएगा। क्योंकि देखो ताइवान का आरोप ये है, चाइना के कुछ जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं ताइवान में इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसी वजह से ताइवान ने ये कड़े जो रूल हैं उनको पास किया, मतलब अमेंडमेंट की इलेक्शन लॉज में। और देखो हैरानी वाली बात पता क्या है, चाइना जो ये सब काम काफी बार करवाता है दूसरे देशों में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, फॉर एग्जांपल ताइवान में चाइना पहला ऐसा देश बना, मतलब पहला तो नहीं है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जो कि देखो रूल लेके आया है, लॉ लेके आया है कि वो कंटेंट क्रिएटर जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा कंटेंट को चेंज करने के लिए, और अगर वो कंटेंट जो है वो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसे पनिश किया जाएगा। 10 जनवरी 2023 से चाइना में जो ये रूल हैं वो लागू हो चुके हैं। बहुत बार देखो ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो डिफेंस पर्सनल हैं, जैसे काफी बार जो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, ऐसे ऐसे डिफेंस ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि उनकी फेक वीडियोस दिखा के देखो हम ये वायरल कर देंगे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो खतरा है। मतलब डिफेंस ऑफिशियल्स या फिर दूसरे पर्सनल्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की सहायता से, वीडियो या फिर ऑडियो कंटेंट को मैनिपुलेट करके। जिलेंस्की है, मार्च 2022 में ना यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंस्की की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने सोल्जर को कह रहे थे कि रशिया के अगेंस्ट सरेंडर कर दीजिए, वो हमें मार देंगे, इस प्रकार की वीडियो वायरल हुई थी। और देखो इस प्रकार की वीडियो से कोशिश की गई थी कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनका मोटिवेशन जो है वो कम किया जाए। वो वीडियो डीप फेक से मैनिपुलेट की गई थी। तो ऐसी ऐसी जो वीडियो है आपको भी पता है हमारे देश में कश्मीर में या फिर दूसरी जगह पर भी वायरल हो सकती है, जिसमें सेना के जवानों को गलत दिखाया जाए कि वो देखो लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो सच ना हो, डीप फेक की टेक्नोलॉजी की सहायता से वीडियो को मैनिपुलेट किया गया हो। तो खतरा जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। अब बात करते हैं लॉज की। हमारे देश में लॉज कैसे हैं
डीप फेक टेक्नोलॉजी को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मिसयूज को रोकने के लिए देखो लॉज तो काफी हैं लेकिन डायरेक्ट लॉ कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इन्वोक किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को रोकने के लिए। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 500 है, डिफेमेशन को पनिश करती है, डिफेमेशन के लिए पनिश करता है ये सेक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67A है जो कि देखो किसी भी प्रकार के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो उसके लिए पनिश करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में यह कहा गया है किसी भी कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई भी फॉल्स और जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ना उसे स्प्रेड नहीं किया जा सकता। बट देखो ये भी इनफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हालांकि रूल्स ये सेट किए हैं कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कैंडिडेट्स हैं उनको देखो हर प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, सोशल मीडिया, इनके लिए जो वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ना उन एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना जरूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना एडवर्टाइजमेंट्स देख के पहले वेरीफाई कर सकें क्या ये एडवर्टाइजमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। बट देखो जो ये रूल्स हैं आपने भी देखा होगा डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को टैकल नहीं करते हैं। तो आवश्यकता ये है कि एक ना डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए, डेडिकेटेड बॉडी भी अगर बनानी पड़े तो बनाई जा सकती है ताकि क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज है ना खतरा काफी ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी इतना तेजी से इवॉल्व हो रही है, लॉ तो जो है अभी तक बना ही नहीं है, बन भी गया तो आपको भी पता है उतना जल्दी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा लॉ। तो इसलिए एक डेडिकेटेड बॉडी होगी तो वो समय समय के हिसाब से रूल्स निकालती रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को रोकने के लिए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब देखो एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। ये देखो न्यूज़ है जेरूसलम में एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रोसेसन को लेके। देखो 10,000 लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के जेरूसलम में परेड के लिए इकट्ठा हुए 1 जून को। 2000 पुलिसमैन की तैनाती हुई वहां पे ना। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी काफी ज्यादा है। एथिकल इशू देखो यहां पर ये है, पहले ना किसी भी धर्म में ऑर्थोडॉक्सी काफी ज्यादा थी, एलजीबीटी कम्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाता था। बट अब ना समय के हिसाब से कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अब एलजीबीटी कम्युनिटी को के लिए टॉलरेंस जो है विभिन्न धर्मों में पहले से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इवन हिंदू धर्म हो, अलग अलग धर्मों में पहले से थोड़ा ज्यादा टॉलरेंस है। यूं नहीं कह सकते कि अपना लिया है पूरी तरह से एलजीबीटी कम्युनिटी को, लेकिन पहले तो बिल्कुल कोई भी टॉलरेंस नहीं था, कतई ज्यादा नफरत वाली सिचुएशन थी। इसमें देखो एथिकल इश्यूज ये हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो उनका जो बेसिक राइट है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बेसिक राइट टू हेल्थ नहीं एक्सेस कर पाते क्योंकि कई सारे देशों में तो जुर्म है एलजीबीटी कम्युनिटी का होना। पहले इंडिया में भी यही सिचुएशन थी लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। तो आप ये कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं उसमें भी आप एलजीबीटी कम्युनिटी का एग्जांपल दे सकते हो जो कि यहां पे बताया हुआ है कि टॉलरेंस बढ़ रही है। फिर एथिक्स इन आईआर में देने के लिए एक एग्जांपल है, 2 साल का एक पैलेस्टीन का बच्चा मारा गया वेस्ट बैंक में कन्फ्लिक्ट में इजरायली ट्रूप्स के हाथों। तो ये एग्जांपल आप एथिक्स इन आईआर में दे सकते हो। इसके बाद एथिक्स में एक जबरदस्त एग्जांपल है ममता प्रधान का। ममता प्रधान देखो 1999 के बाद से ही उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है ह्यूमैनिटेरियन कामों में, मानवता के लिए कामों में। जैसे देखो अभी उड़ीसा में ये ट्रेन हादसा हुआ, जल्दी से जल्दी ममता प्रधान मौके पर पहुंच गई, प्रशासन की मदद करने लगी, जो डेड बॉडीज हैं उनकी पहचान करने में, जो रिलेटिव्स हैं उनको काउंसलिंग करने में और प्रशासन से बॉडीज पहुंच जाए रिलेटिव्स के पास में, ये इंश्योर करने में। तो 1999 के बाद से ही इन कामों में लगी हुई हैं ममता प्रधान निस्वार्थ ढंग से। इससे पहले भी काफ़ी बार जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन त्रासदी आई इन्होंने जल्दी से जल्दी अपनी सेवाएं देना स्टार्ट किया। जैसे क्लाउड ब्रस्ट हो गया था 2010 में, उसमें इन्होंने हेल्प की। केरला में 2018 के फ्लड्स में इन्होंने हेल्प की। 2004 में जब सुनामी आई थी तब इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। तो ममता प्रधान ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं लेकिन सुर्खियों में नहीं आते बाकी लोगों की तरह। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना पीआर करवाते हैं। पीआर मतलब न्यूज़पेपर में जानबूझ के अपनी न्यूज़ छपवाना,
वीडियो के माध्यम से बताना कि मैंने ये काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी अनजाने लोग हैं जो काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन पब्लिक में सामने नहीं आती चीज़ें। एक और गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है जो आप गुड गवर्नेंस में दे सकते हो। अभी ये ट्रेन हादसा हुआ ना, IRCTC ने, हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, तो IRCTC एक्स्ट्रा माइल गया ये इंश्योर करने के लिए जिनकी जान गई है उनका इंश्योरेंस सेटलमेंट जल्द से जल्द हो। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है किस प्रकार से जो कंपनीज हैं वो सर्विस के लिए डेडिकेट हो सकती हैं। जान गई है तो इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज पेपर मांगे ज़्यादा या फिर आनाकानी करें इंश्योरेंस का पैसा देने में। इसके लिए IRCTC ने ड्यूटी से बढ़ के काम किया। तो ये कुछ एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। अब समरी देख लीजिए आर्टिकल्स की। सबसे पहले LAC पर सिचुएशन। LAC पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, टेंशन्स हैं, स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। कितनी ख़राब है सिचुएशन? 2 पॉइंट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा आमने सामने है फोर्सेस। हमारे विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी चिंगारी आग में भड़क सकती है। और इसके बाद में कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है? पूरे रीजन में अशांति फैल जाएगी, वर्ल्ड और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरह की कॉस्ट होंगी, जियो पॉलिटिकल कॉस्ट भी और जियो इकोनॉमिक कॉस्ट भी। लूप होल्स क्या है प्रीवियस एग्रीमेंट्स में? देखो जो 1993, 96, 2005, 2013 के एग्रीमेंट्स है ना, उनमें ये सारे लूप होल्स हैं। क्लैरिटी नहीं है। सोच के चल गए थे कि LAC तो डिफाइंड है, जबकि LAC ही डिफाइंड नहीं है। इस वजह से डिस्प्यूट ज़्यादा सामने आई। बोला गया था कि LAC को सेटल डाउन किया जाएगा, इसके लिए वर्किंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया बहुत लेट 2013 में, 19 साल बाद, लेकिन उसने भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। इनसफिशिएंट बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स पॉइंट्स हैं, सिर्फ 4 हैं। लिपू लेक में बोला गया था, नहीं इस्टेब्लिश हुआ। बोला गया था 93 और 96 के एग्रीमेंट्स में कि फोर्स को रिड्यूस किया जाएगा एंड रीडेप्लॉय किया जाएगा, नहीं किया गया। अब क्या किया जाना चाहिए? शॉर्ट टर्म मेजर्स, डिलिमिटेशन एंड मैपिंग होनी चाहिए। LAC को LOC में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब कम से कम ये डिसाइड हो जाए कि इस एरिया में आपका कंट्रोल, इस एरिया में हमारा कंट्रोल। नो एंट्री जोन, जहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है, नो एंट्री जोन इस्टेब्लिश किया जाए, या फिर म्यूचुअल पेट्रोलिंग होनी चाहिए, दोनों देश मिलकर पेट्रोलिंग करें। और एंगेजमेंट मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है ना, इसको ज़्यादा पावर दी जाए। सबसे लास्ट में इनहेंस्ड सर्विलियंस एंड कम्युनिकेशन, सर्विलियंस और ज़्यादा मजबूत किया जाए और कम्युनिकेशन बढ़िया हो दोनों देशों के बीच में। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो हमने आर्टिकल में डिस्कस नहीं किए लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होनी चाहिए, ट्रैक टू डायलॉग जैसे स्कॉलर्स की मीटिंग आपस में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे कल्चरल एक्सचेंज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल नॉर्म्स को मजबूत किया जाए ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। अब समरी देख लीजिए क्लाइमेट चेंज वाले आर्टिकल की। क्लाइमेट माइग्रेशन हो रहा है, करंट सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वर्ल्ड में 40% लोग ऐसे रीजन्स में रहते हैं जो वल्नरेबल हैं। साउथ एशिया तो ज़्यादा ही वल्नरेबल हॉटस्पॉट हैं क्योंकि गरीबी काफ़ी ज़्यादा है साउथ एशिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, जनसंख्या ज़्यादा है। ये फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी में। यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशन है, जैसे अफगानिस्तान ये डेजर्टिफिकेशन से गुजर रहा है, भूटान, नेपाल, इंडिया ये देश ग्लेशियल मेल्ट से, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये देश कोस्टल फ्लड से प्रभावित हैं, सी लेवल राइज से प्रभावित हैं, मालदीव तो पूरा डूब सकता है। तो हर एक देश को अलग तरह की चुनौती है। ये प्रीवियस एग्जाम्पल है, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। कॉस्ट काफ़ी बड़ी है क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट की, सोशल कॉस्ट भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। सोशल कॉस्ट जैसे लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, अपना मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी को छोड़ के जाना पड़ता है, तो सोशल नेटवर्क टूट जाता है, कम्युनिटी टूट जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट जैसे सिटीज़ में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिटीज़ में ऑलरेडी जो चैलेंजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया। लास्ट में क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट करने की आवश्यकता है और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। आगे COP27 से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो डेवलप कंट्रीज़ को लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के तहत कंपनसेट करना था, वो नहीं कर रहे हैं। जो पैसा देंगे इन देशों को, वल्नरेबल कंट्रीज़ को जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, डेजिग्नेशन होना जरूरी है, कौन फंडिंग देगा, कितनी फंडिंग देगा। COP27 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 27 मीटिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्लाइमेट चेंज संबंधित लोगों का, उनको रिकॉग्निशन जरूरी है और ऐसे लोगों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ देनी जरूरी है। तो ये हमने समरी डिस्कस की। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।